अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पोस्ट पार्टीशन के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट अपना जो टेन्योर है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हमारे जो पोस्ट पार्टीशन के हम लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम 1969 तक का टेन्योर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जनरल अयूब ख़ान किस तरह से 1958 में वो मार्शल लॉ लगाते हैं, फिर बाद में वो गवर्नमेंट में आते हैं। 1962 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमने देखी। और फाइनली 1969 में जो है जनरल अयूब ख़ान की जो रेजीम थी उनका जो पॉलिटिकल टेन्योर था वो ख़त्म हुआ और एक नया मार्शल लॉ जो है वो जनरल याहिया की तरफ से लगा। उसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो फर्स्ट डेकेड था पाकिस्तान का 1947 से लेके 1958 तक का, उसमें क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। तो ये टेन्योर्स जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 1969 से लेके 1971 में जो है वो क्या हुआ। ये पॉलिटिकल टेन्योर हमने डिस्कस करना है कि जब जनरल याहिया ने जो है दोबारा से यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1962 का था उसको एब्रोगेट कर दिया। ठीक है, अब दो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के जो है जो बने थे, एक 1956 में, वो 1958 में जो है वो एब्रोगेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जनरल अयूब ख़ान ने बनाया 1962 में, वो भी जो है 1969 के मार्शल लॉ की वजह से जो है उसको भी एब्रोगेट किया। अब उसके बाद की सिचुएशन क्या थी तो वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। और इसी टेन्योर में जो है पाकिस्तान और इंडिया की थर्ड वॉर भी होती है और फॉल ऑफ ढाका भी होता है, और पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं वो भी होते हैं। तो ये टेन्योर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई थी। पाकिस्तान हिस्ट्री फ्रॉम 1969 टू 1971, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस एंड नेशनल क्राइसिस। अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या थी और नेशनल क्राइसिस क्यों कहा जाता है कि इस टेन्योर में एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस रहा पाकिस्तान का, क्योंकि जो ईस्टर्न विंग था वो सेपरेट हो गया। अब इसमें हुआ क्या था कि 1969 में जब मार्शल लॉ लगा, बहुत ज़्यादा उससे पहले जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी हमने 1965 से ऑनवर्ड, क्योंकि 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो इरेगुलरिटीज़ देखी थी कि आवाम का मैंडेट किसी और की तरफ से था और फाइनल जो रिज़ल्ट्स थे वो किसी और को फेवर कर रहे थे। और उसके बाद 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की वॉर, और उस वॉर को ख़त्म करने के बाद 1966 का जो ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन किया गया था, उसकी वजह से भी जो पाकिस्तान की आम आवाम थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया था गवर्नमेंट को लेके। और वो दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन ने आपस में जो एक कोalition बनाया हुआ था, तो उन्होंने भी मिलके बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू जो इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट किया। तो ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सोसाइटी में एक अनरेस्ट था, और दूसरी तरफ जो है इंडिया की कॉन्स्पिरेसीज भी इसमें शामिल थी। अब 1965 की जो वॉर थी उसमें जो लॉस इंडिया को हुआ, उसको शिकस्त हुई, तो उसका बदला लेने के लिए जो है डिफरेंट दूसरे टेक्टिक्स जो है वो इंडिया ने इस्तेमाल करना शुरू किए। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो ईस्टर्न विंग है जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे रिजेंटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब वो लोग एलियनेटेड थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी। वो कहते थे कि एक तो हमारी जो लैंग्वेज वाला इशू उसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में रिज़ॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, और साथ में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स देखी प्रीवियस लेक्चर में, उन सब में जो है वो इग्नोर किया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान को। वहाँ पे इक्वल बेसिस पे जो है उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की गई जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान में की गई। तो इस सारी चीज़ों से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो उनमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी और वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट की तरफ जा रहे थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया जो है उसने क्या किया कि इंटरवेन किया।
अब वो डायरेक्टली अभी इंटरवीन नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि इस चीज़ को हवा देगा। ये जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, सेपरेटिज़म की तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग चल रहे थे, तो इस चीज़ में इंडिया जो है उसने इन्वॉल्व किया। और 1968 का अगरतला जो कॉन्स्पिरेसी है, अगरतला कॉन्स्पिरेसी, उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व रहा। और जो हमारे पास एक मिलिट्री विंग बन चुका था ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि एक फ़ोर्स बन गई थी जो सेपरेटिज़म को प्रमोट कर रही थी, मुक्ति बहिनी, उसको भी ट्रेनिंग किसने प्रोवाइड की? इंडिया ने। और उसको जो वेपन्स वगैरह की प्रोविज़न थी वो भी इंडिया ने इंश्योर की, यानी कि वो इस सेपरेटिज़म को प्रमोट कर रहा था। और बेसिक रीज़न क्या थी? 1965 की जो वॉर का वो उसका बदला लेना चाह रहा था, और पाकिस्तान को इंटरनली जो है वो बहुत ज़्यादा वो वीक कर रहा था। और ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट किसकी की गई थी? वेस्ट पाकिस्तान में मौजूद जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो कि मुसलसल फोकस कर रही थी वेस्ट पाकिस्तान पे, और ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा था। और यही इग्नोरेंस जो है उन ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों में रिजेंटमेंट क्रिएट कर रही थी। और इन्हीं फॉल्ट लाइंस का जो है वो फ़ायदा उठाया इंडिया ने, और पाकिस्तान में जो है ये इंटरनल फिशर्स को और ज़्यादा जो है वो वाइड किया। और कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या देखने को मिले कि पाकिस्तान का जो ईस्ट विंग है वो सेपरेट हो गया। अब हमारे पास एनालिसिस देख लें कि अज़ीज़ जो पाकिस्तान के, जिन्होंने पोस्ट पार्टीशन पे बहुत ज़्यादा लिखा है, और आई.एच. कुरैशी, इनकी बुक्स भी हमें मिलती हैं, तो इनका यही एनालिसिस है कि हमने जो एथनिक रियलिटीज़ थी ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब एथनिक रियलिटीज़ क्या थी कि पाकिस्तान में एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट विंग यानी कि ईस्टर्न विंग, जिसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और हम मेजॉरिटी, क्योंकि वो एक एथनिक ग्रुप था बंगाल, उनका अपना एक स्पेसिफ़िक कल्चर था, उनकी अपनी स्पेसिफ़िक ट्रेडिशंस थी, स्पेसिफ़िक लैंग्वेज थी, ठीक है। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ़ एक चीज़ पे, क्योंकि इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया, और हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके बैठे थे कि सारे के सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है। अब इस्लाम के अलावा उनका अपना एक कल्चर है, अपनी ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज है, एक कस्टम्स हैं उनकी अपनी, उन चीज़ों को, उस एथनिसिटी को जो है हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी चीज़ को अगर जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसी बेस पे जो है वो लोग एलियनेटेड होते गए, उनकी रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ती गई। और फाइनल जो 1971 की ट्रेजेडी, जो फॉल ऑफ ढाका था, उस वो क्या रीजंस बनी? कॉलोनियल लेगेसीज़ के। हमने जो कॉलोनियल माइंडसेट था हमारी मिलिट्री का, क्योंकि कॉलोनियल जो एरा था, कॉलोनियल एरा कहते हैं जो जब सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश की कॉलोनी थी, जब ये ब्रिटिश इंडिया था, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों ब्रिटिशर्स की हुकूमत में थे, तो उसमें हम मिलिट्री जो उस टाइम की थी उसका माइंडसेट यही था कि वो पावर की बेस पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सोसाइटी के मैटर्स जो भी होते थे, सिविलियंस मैटर जो भी होते थे, अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही है, उसको बैलेंस करना होता था, तो मिलिट्री को ही तब भी बुलाया जाता था। तो मिलिट्री का एक माइंडसेट बना था कि फ़ोर्स की बुनियाद पे जो है वो लोगों को चुप करवा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं उनको कर्टेल कर सकते हैं। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है ये एक रीज़न बनी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स, कि हमने जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान को एडमिनिस्टर किया, वहाँ पे डेवलपमेंट इंश्योर की, यही चीज़ें हमने जो है ईस्ट पाकिस्तान में नहीं की। और हमारे जो डिसीजंस, पुअर डिसीजंस थे रिगार्डिंग ईस्ट पाकिस्तान, जैसा कि हम ऑपरेशन सर्च लाइट वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक की डिमांड्स थी उनको फुलफ़िल करने के बजाय हमने उनको सप्रेस करने की कोशिश की। और उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जैसे कि इंडिया की थी, और साथ में दूसरे जो फैक्टर्स थे, यूएसएसआर का फैक्टर, और वहाँ पे क्या उन्होंने किया? इंडिया को प्रमोट किया, इंडिया को सपोर्ट किया इस वॉर में। और फिर पाकिस्तान जो है उसको फॉल ऑफ ढाका देखना पड़ा, 1971 की ये ट्रेजेडी देखनी पड़ी। बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का हमने डिस्कस किया है। अब ब्रीफली ये टाइमलाइन देखते हैं कि पूरा जो पीरियड था उसमें क्या क्या हुआ। मार्च 25, 1969 को मार्शल लॉ लगा, जो जनरल अयूब ख़ान की गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म किया। जनरल अयूब ख़ान ने रिज़ाइन किया, और याहिया ख़ान जो थे उन्होंने जो है गवर्नमेंट संभाली, उन्होंने सारा टेक ओवर किया, और मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में इम्पोज़ किया।
उसके बाद उन्होंने देखें, जब मार्शल लॉ लगता है ना किसी भी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में लगा जब 1958 में मार्शल लॉ लगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसको एब्रोगेट किया, ख़त्म किया। अब दोबारा जो यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है 1969 में, तो उसने क्या किया, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स लेने थे, गवर्नमेंट को जिस तरह से चलाना था, उसके लिए फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे। तो वो जनरल याहिया ख़ान ने दिया LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए सारी कुछ रूल्स जो हैं वो मेंशन किए कि किस तरह से पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो 1970 में कंडक्ट हुए। और उसमें रखा गया था एडल्ट फ्रेंचाइज का रूल। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो 18 अबव है, 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, मेल और फीमेल वगैरह, वो क्या कर सकती हैं, वोट कास्ट करेंगी और वोट के ज़रिए जो है न्यू गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगी। और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है वो कौन करेगा, ये जो इलेक्टेड असेंबली होगी, ठीक है, इलेक्शन के ज़रिए जो नेशनल असेंबली बनेगी वो फिर नेक्स्ट अब हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। उसके बाद 1970 में ही जो 1 यूनिट बना था, 1 यूनिट कब बना था, 1955 में। और आपको याद होगा ये 1955 में जो 1 यूनिट बना था, इसमें क्या किया गया था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें जितने भी प्रोविंसेस थे, सिंध था, पंजाब था, NWFP, और साथ में प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि बहावलपुर और बलूचिस्तान के एरिया में मकरान वगैरह, इनको भी मर्ज करके क्या किया था, एक यूनिट बना दिया। तो 1970 में जनरल याहिया ख़ान ने एक डिसीजन लिया कि 1 यूनिट सिस्टम जो है उसको एबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए और सारे प्रोविंसेस को जो है वो सेपरेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे भी एक मिस्टेक ये हुई थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको प्रोविंसेस में मर्ज किया गया था, जैसा कि हमारे पास बहावलपुर, वो एक प्रिंसली स्टेट थी, 1 यूनिट सिस्टम में उसको पंजाब का हिस्सा बनाया गया। लेकिन जब यहाँ पे 1 यूनिट सिस्टम को एबॉलिश किया तो बहावलपुर जो कि प्रिंसली स्टेट थी वो दोबारा क्या हुई, वो पंजाब का हिस्सा ही रही, उसको कोई और स्टेटस नहीं दिया गया। उसके बाद फिर दिसंबर 7, 1970 में फ़र्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कंडक्ट हुए। देखें, पाकिस्तान 1947 को बना है और कितने सालों के बाद अब जाके जो है पाकिस्तान पहले डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो ये भी एक है कि पाकिस्तान को अपनी डेमोक्रेसी यहाँ पे प्रिवेल करने के लिए पाकिस्तान में कितना ज़्यादा अरसा जो है वो लगा। और ये डेट भी याद रखिएगा MCQs के लिए। अब यही जो जनरल इलेक्शन थे ना, ये एक रीज़न बने और ज़्यादा जो है दोनों जो विंग्स थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, जो और ज़्यादा जो है जितनी भी रिजेंटमेंट्स थी इनके दरमियान, उनको और ज़्यादा हवा दी गई। हुआ ये कि इन इलेक्शंस में जो अवामी लीग है, अब ये अवामी लीग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, और वहाँ पे मेजॉरिटी उसको हासिल हुई। और वहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसको कोई भी जो है वो सीट वगैरह नहीं मिली। और इसके ऑपोजिट हुआ वेस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को कोई वोट नहीं मिला, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी हासिल हुई। लेकिन जब टोटल सीट्स नेशनल असेंबली की काउंट की जाती थी तो वहाँ पे अवामी लीग की मेजॉरिटी थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और इसी वजह से जो है अवामी लीग और दूसरे जो बंगाल के लोग हैं वो सेपरेटिज़म की तरफ गए। मार्च 1, 1971 में जो है याहिया ख़ान ने नेशनल असेंबली का सेशन पोस्टपोन कर दिया। अब यहाँ देखिए, होता यह है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो न्यू मेंबर्स इलेक्ट हुए होते हैं उनका सेशन बुलाया जाता है और उस सेशन में जो है फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। फिर बाद में इस तरह से सिस्टम कैबिनेट जो है वो बनती है। लेकिन जो जनरल याहिया ख़ान थे उन्होंने नेशनल असेंबली का जो सेशन था उसको पोस्टपोन कर दिया, सेशन नहीं बुलाया। और रीज़न क्या थी वो मैंने आपको बता दी कि मेजॉरिटी किसकी नेशनल असेंबली में बन रही थी, अवामी लीग की। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो उनको मेजॉरिटी देना नहीं चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं देना चाहती थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने जो है फिर अपना एक रेस कोर्स ढाका में एक स्पीच दी और फिर वहाँ पे जो है ज़्यादा मूवमेंट, जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी, जो सेपरेटिज़म था, वो स्टार्ट हुआ मार्च 25 1971 को। अब ये जो सेपरेटिज़म स्टार्ट होती है, ये एक वेव चलती है कि फिर बंगाल के लोग जो है वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस की जो है वो मूवमेंट चला रहे हैं। तो उसको कर्टेल करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट जो था वो चलाया गया, उसको कंटिन्यू किया गया और आर्मी जो है उसने अपनी फ़ोर्स वहाँ पे यूज़ की। और फिर उसके बाद अप्रैल 1797 में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश फॉर्म्ड इन एग्ज़ाइल इंडिया। अब इंडिया जो है यहाँ पे वो इसमें इंटरवीन कर रहा है और इंडिया ने क्या किया कि अब देखें, अभी हमारी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई, हमारी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जो वहाँ पे मिलिट्री आउटफिट्स बने हुए हैं जो सेपरेटिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको कर्टेल करने के लिए वो ऑपरेशन में बिजी थी। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है, उसको इंडिपेंडेंस उसने खुद ही जो है वो दिलवा दी, कह दिया कि ये एक सेपरेट कंट्री है बांग्लादेश। तो इसलिए फिर जो इंडिया है वो इंटरवीन करता है और साथ में वो मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था और सेपरेटिस्टिक मूवमेंट को। और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम मेन जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ पे थे, वेस्ट पाकिस्तान में, फूड वगैरह वहाँ से, और दूसरे रिसोर्सेज जो पाकिस्तान, जो मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में ये ऑपरेशन कर रही थी, तो उनको लॉजिस्टिक और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सी रूट यूज़ करना था, लेकिन इंडिया ने वो सी रूट जो था वो ब्लॉक कर दिया था। ये भी एक रीज़न बनी, पाकिस्तान वहाँ पे जो है प्रॉपरली ऑपरेशन कैरी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद फॉल ऑफ ढाका हो जाता है 16 दिसंबर 1971 में, और पाकिस्तान की आर्मी के बहुत सारे पर्सनल्स जो थे उनको इंडियन आर्मी जो है वो कैदी अपना बनाती है। फिर उसके बाद जो है 1972 में जो है वो शिमला अग्रीमेंट होता है और वो सारे आर्मी के जो बंदे थे उनको वापस लिया गया और अग्रीमेंट जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे कश्मीर को लेके जो है डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए। और 20 दिसंबर 1971 में जनरल याहिया ख़ान जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं और वेस्ट पाकिस्तान फिर बचता है पाकिस्तान, उसमें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और बाद में जो है फिर असम्बली के थ्रू 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये एक प्रॉपर टाइमलाइन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। की आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? पहला वही कि जनरल अयूब ख़ान जो है उनका फॉल होता है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो गिरती है और पावर ट्रांसफ़र किसको हुई? जनरल याहिया ख़ान को। यहाँ पे जनरल याहिया ख़ान ने क्या किया था? मार्शल लॉ लगाया। और ये जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगाया, उसकी बेसिक रीजंस क्या थी? ग्रोइंग इन्फ्लेशन। जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी जिसमें बूम आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1965 में पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 10% तक पहुंच गया था, लेकिन ये आर्टिफिशियल ग्रोथ थी और जितना ये बूम आया था उसी तरह से ये ग्रोथ बर्स्ट हो रही थी। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। जैसे कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल था और जो प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब ख़ान, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन पार्टीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसके ऊपर। उसके अलावा मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम मौजूद नहीं था उसकी वजह से भी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी। और ईस्ट पाकिस्तान का जो केस है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और उनके जो पॉलिटिकल प्रॉपर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी, तो ये एक रीज़न था कि वहाँ पे भी एक अनरेस्ट था। और दूसरी तरफ 1968 की जो अगरतला कॉन्स्पिरेसी जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था, और इस अगरतला कॉन्स्पिरेसी में ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी इन्वॉल्व थे और मुक्ति बहिनी जो ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व था, कुछ सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे और मिलिट्री पर्सनल्स भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने अयूब ख़ान के अगेंस्ट इंडिया के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिशें की। फिर उसके बाद जब मार्शल लॉ लग जाता है, जनरल अयूब ख़ान की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती है, तो जनरल याहिया ख़ान रिफ़ॉर्म्स लेके आते हैं। सबसे पहले उन्होंने रिफ़ॉर्म्स LFO
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस ऑर्डर दिया। उसके बाद 1970 में साथ उन्होंने क्या किया कि 1 यूनिट सिस्टम को डिज़ोल्व किया, ख़त्म किया, प्रोविंसेस दोबारा से बनाए और जनरल इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो थी ईस्ट पाकिस्तान में वो जेन्युइन रीज़न थी, क्योंकि हम पहले पढ़ते आए हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके सामने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स रखे हैं जो ये शो करते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, वहाँ पे जो है सारी तरह की डेवलपमेंट्स की गई, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में ये सारा कुछ किया। ईस्ट पाकिस्तान में ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं उनको प्रॉपर्ली नहीं किया। वहाँ से रिसोर्सेज जो हैं वो भी वेस्टर्न पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स थे वहाँ पे यूटिलाइज उनको किया। अब ये सारा जब सिनेरियो था तो 6 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान ने रखे। अब उन्होंने ये नहीं कहा था स्टार्ट में कि आप बांग्लादेश बना दें, अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दें। उन्होंने कुछ ऑटोनॉमी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आप इस विंग को, इस प्रोविंस को जो है कुछ ऑटोनॉमी दें, हम अपने फिस्कल मैटर्स जो बजट से रिलेटेड होते हैं वो ख़ुद कंट्रोल कर लें, अपनी करेंसी हमें दें, हम अपने मैटर्स को ख़ुद करें, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ होल्ड होगा और पाकिस्तान इस तरह से यूनाइटेड रहेगा। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट का एजेंडा शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था वो नहीं एक्सेप्ट किया। और वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने ये कहा कि ये नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक ख़तरा है, और उनकी ये डिमांड्स नहीं मानी गई थी। और फिर 1970 के इलेक्शंस हो जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान के जब पॉइंट्स नहीं माने, और 1970 के इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट था उसको वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी जो थी अवामी लीग को हासिल थी। और अवामी लीग किस विंग की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी? ईस्ट पाकिस्तान की, और इसकी नेशनल असेंबली में जो है वो मेजॉरिटी थी। और अगर इसकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बनती थी, अवामी लीग की। लेकिन वेस्ट विंग के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने ना तो 6 पॉइंट फार्मूला माना और ना ही जो है इस मेजॉरिटी को माना, और ना ही उनके साथ जो है वो टेबल टॉक्स की, निगोशिएशंस भी नहीं की, और साफ डिनाई किया कि हम आपकी जो आपके पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करें। लेकिन दूसरी तरफ जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने भी किसी किस्म की जो है अपने पॉइंट्स में अमेंडमेंट नहीं की। और यही जो रिजिडिटी थी दोनों तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान की पार्टीज़ की तरफ से और वेस्ट पाकिस्तान की पार्टीज़ की तरफ से, ये जो रिजिडिटी दिखाई गई उसकी वजह से फिर जो है फॉल ऑफ ढाका होता है। और जब 1965 के बाद सेपरेटिज़म थोड़ा प्रमोट हो रहा था ईस्ट विंग में, तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए मिलिट्री का क्रैकडाउन जो है वो देखा हमने। ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो इनिशिएटिव लिया गया, ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ना MCQs के लिए याद रखिएगा, वो पूछता है कभी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर कब स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया था। तो वो जब 1965 की वॉर हुई थी, और जब 1971 की वॉर हुई थी तो वो ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। और इस ऑपरेशन सर्च लाइट में मेन जो काम था ना वो आम पब्लिक को टारगेट नहीं करना था, बल्कि वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बने थे, जो मिलिट्री एक विंग बना हुआ था जिसको वेपन्स वगैरह इंडिया प्रोवाइड कर रहा था, मुक्ति बहिनी जो ग्रुप है उसको टारगेट करना था। लेकिन आम आवाम जो है ऑब्वियसली उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस ऑपरेशन सर्च लाइट में। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जो हमने लॉजिस्टिक्स और असिस्टेंस और सारी चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करनी थी आर्मी को, वो सी रूट के थ्रू करनी थी, और वो सी रूट जो है वो इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ था। और जो कैलकुलेटेड इंटरवेंशन थी ना इंडिया की, उसकी वजह से भी जो है पाकिस्तान ये वॉर हार गया। और दूसरी तरफ USSR का इसमें इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और उसने इस वॉर में इंडिया को सपोर्ट किया। तो ये डिफरेंट रीजंस बनती है कि ये जो 3rd इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें इंडिया जो है वो विन करता है।